लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का लोकार्पण आज सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह भी होंगे शामिल। एक पेड़ मां के नाम अभियान पर सीएम योगी ने लिखा पत्र, कहा 40 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा किया। ये नए उत्तर प्रदेश के नवसामर्थ्य का जय घोष। यूपी में पीसीएस विभाग में बड़ा फेरबदल, 182 पीसीएस अधिकारियों के तबादले, कई जिलों के एसडीएम बदले गए। ट्रांसफर के तहत नई जिम्मेदारियां सौंपी गई। राम मंदिर दान मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज सीबीआई जांच की मांग वाली याचिकाओं पर होगी सुनवाई। याचिकाकर्ताओं ने उठाई निष्पक्ष जांच की मांग। ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने पर हाईकोर्ट की रोक, आज होगी मामले की अगली सुनवाई। सरकार के फैसले को अदालत में चुनौती। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां उत्तराखंड बद्रीनाथ धाम में दान चढ़ावा हेराफेरी मामला। दान हेराफेरी में 32 दिन की फुटेज डिलीट हुई। इंजीनियर फुटेज रिकवर करने का प्रयास कर रहे हैं। 32 दिन की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कैसे हुई, अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, जहां बीकेटीसी के दावों की हकीकत सामने आ चुकी है। 45 दिन की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित बताई गई है, लेकिन अब 32 दिन की यह फुटेज डिलीट कैसे हुई, सबसे बड़ा सवाल ये। अयोध्या के बाद अब बद्रीनाथ के चढ़ावे पर बड़ा सवाल। बद्रीनाथ धाम में क्या चढ़ावे की बड़ी चोरी की गई है, कौन इसके पीछे है, जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज डिलीट क्यों किए गए, इसके पीछे का क्या कुछ कारण रहा। 32 दिन की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कैसे हुई, सवाल ये खड़ा हो रहा है। बीकेटीसी के दावों की पोल यहां पर खुल चुकी है, क्योंकि दावे किए गए थे कि बद्रीनाथ में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, ऐसी कोई वारदात नहीं हुई है, कोई चंदा चोरी नहीं हुई है, कोई चढ़ावा चोरी नहीं हुई है। और यहां पर बड़ी जानकारी जो सामने आ पा रही है वो ये कि 32 दिनों की जो सीसीटीवी फुटेज थी वो डिलीटेड है। देखिए, जब आप चारधाम यात्रा पर निकलते हैं और अगर आपने बद्री विशाल के दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसी के मद्देनजर बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में इस बार भी और हर साल लोग बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। लेकिन जब वहां पर बैठे लोग आस्था को आघात पहुंचाते हैं, चढ़ावा चोरी करते हैं, तो सवाल खड़ा होता है कि प्रशासन क्या काम कर रहा था, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई वो किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे। इंजीनियर फुटेज रिकवर करने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन 32 दिनों की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कैसे हुई, ये हर एक भक्त सवाल कर रहा है। और देखिए, एक साथ 2 प्रमुख मंदिरों में चढ़ावा चोरी का जो ये कथित मामला सामने आया है वो अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और छवि को भी खराब कर रहा है। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि एक तो आस्था पर आघात हो रही है, आस्था पर चोट पहुंच रही है, दूसरी तरफ जो विश्वसनीयता है वो पूरी तरीके से भंग यहां पर हो चुकी है। अब किसी को विश्वास नहीं रहा। हालांकि बयान जरूर ये दिए जा रहे हैं कि विश्वास खोने की जरूरत नहीं है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन कब और क्या एक जांच खत्म होने के बाद ये सुनिश्चित किया जा पाएगा कि आगे आने वाले समय में इस तरीके की घटनाएं नहीं होंगी, इस तरीके की चोरियां नहीं होंगी। जिन लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी वो पूरी निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ काम करेंगे। तो बद्रीनाथ धाम में चोरी का मामला सामने आया है। 32 दिन की सीसीटीवी फुटेज जो है वो डिलीट पाई गई है और अब सवाल यही पूछे जा रहे हैं कि 32 दिनों की ये सीसीटीवी फुटेज डिलीट हुई तो हुई क्यों, इसके पीछे क्या कारण था, क्या कोई जरूरी बात थी या कोई मजबूरी, या फिर अपनी ही करतूतों को छुपाने के लिए फुटेज को डिलीट किया गया, क्योंकि कैमरा सच बोलता है और कैमरे में वो क्या सारी करतूतें कैद हो चुकी थी।
जिनको छुपाया जा रहा है, जिनको छुपाए जाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि बद्रीनाथ धाम में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ काम किया जाता है, चढ़ावे की गिनती होती है, उसका संरक्षण किया जाता है। और देखिए, छोटा मोटा चढ़ावा नहीं आता इन मंदिरों में। हर साल लाखों श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचते हैं, देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी। और दान हेरा फेरी में 32 दिन की फुटेज कहीं ये साबित करने के लिए काफी हो सकती है कि यहां पर भी बड़ी धांधली है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारी सहयोगी स्मिता चौहान जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। स्मिता, देखिए, अयोध्या का तो एक मामला चल ही रहा था, दूसरा मामला बद्री विशाल का निकल कर आया, बद्रीनाथ धाम का निकल कर आया। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? हालांकि अभी ये जानकारी में सामने आई है कि 32 दिनों की फुटेज जो है वो सीसीटीवी की डिलीट है। आपके पास क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल, आपको बता दें कि बद्रीनाथ में जिस तरह से चढ़ावे को लेकर घोटाला सामने आया है, उसके बाद ये विषय जो है वो बहुत तेजी से चर्चा में हो गया और अब ये हाई प्रोफाइल मामला बनता जा रहा है। यहाँ पर ये भी बता दें कि जो SIT है उसने अपनी जांच पूरी कर ली थी और उसकी रिपोर्ट सौंप दी थी, जिसमें ये बातें सामने आई थी कि जो 32 दिन की CCTV फुटेज है वो समिति से मांगी गई थी, लेकिन वो समिति नहीं दे पाई है। पहले समिति ने ये दावा जरूर किया था कि उनके पास जो है वो पूरी फुटेज है। वो 32 दिन वाली फुटेज की भी बात की गई थी, उससे पहले 12 दिन वाली जो फुटेज थी, माफ कीजिए 13 दिन, 12 से 13 दिन की जो फुटेज थी उसकी भी मांग की गई थी। उसके लिए भी ये समिति की तरफ से कहा गया था, BKTC की तरफ से, कि वो है हमारे पास, हम आपको मुहैया करा देंगे। लेकिन जब समिति ने दोबारा उस बात से मना किया और जब SIT ने उनसे पूछा तो समिति जो है वो उन्हें CCTV फुटेज नहीं दे पाई है, वो मिस हो गई है। जिसके बाद अब जो इंजीनियर है उन CCTV फुटेज की जो डिटेल्स है उसे रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि अब ये मामला जो है कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि पहले VVIP के नाम पर यहाँ पर धांधली की गई, उनके नाम से यहाँ पर जो है अवैध वसूली की गई, जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। आखिर ये कैसे कोई निजी सचिव कर सकता है बिना किसी अपर अधिकारी के या बिना किसी अपने ऊपर के अधिकारी को जानकारी दिए बिना। इसके अलावा बता दें कि इस पूरी जांच में ये बातें भी सामने आ रही हैं कि ये जो चोरी हुई है वो सिर्फ 1 या 2 बार नहीं हुई है, बल्कि एक हफ्ते में 5 बार जो है यहाँ से कैश के बंडल और जो नकदी है वो लेके गए हैं, सोने चांदी की भी चोरी हुई है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो भी अब इस पूरे मामले में आ रही है। तो कहीं ना कहीं अब ये मामला जो है और ज्यादा गहराता और संदिग्ध होता हुआ और कई सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। अंकिता, बिल्कुल, देखिए, सवाल अब बहुत सारे खड़े हो चुके हैं, लेकिन जांच कहां तक पहुंची है उसकी भी जानकारी आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि सरकार का साफ तौर पर कहना है कि बख्शा किसी को नहीं जाएगा। बिल्कुल, देखिए, सरकार ने तो ये दावा कर दिया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी, जब इस बारे में हमने उनसे कई बार बात की है, उनका यही कहना है कि देखिए ये मामला ऐसा है जो गौ हत्या के बराबर है। मंदिर में इस तरह से चोरी होना, इस तरह से लोगों की आस्था के साथ खेलने के बाद में जिसने भी ये काम किया है उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कोई भी हो, उसे माफ नहीं किया जाएगा। कानून से बढ़कर कोई नहीं, ये बात साफ है, ये मुख्यमंत्री ने साफ संदेश दिया। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि BKTC आखिर जो समिति बनी है उसकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं की जा रही थी? जांच जो है उसकी रिपोर्ट SIT ने सौंप दी है, जांच आगे बढ़ रही है। आपको ये भी बता दें कि इस मामले की सुनवाई जो है वो हाईकोर्ट में होनी है। हाईकोर्ट में मामला पहुंच चुका है, नैनीताल हाईकोर्ट में, और इसकी जो अगली सुनवाई है वो 16 तारीख को होनी है। तो ये बेहद अहम हो चुका है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जानकारियां ये भी निकल के आ रही है कि अब इस पूरे मामले में अध्यक्ष से भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि BKTC के जो अध्यक्ष है हेमंत द्विवेदी, ये उन्हीं के निजी सचिव थे, प्रमोद नौटियाल, जिन्हें नियुक्त किया गया था। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर निजी सचिव को नियुक्त क्यों किया गया था, क्या वजह रही थी, और नियुक्ति की गई तो इस बारे में जानकारी क्यों नहीं किसी को दी गई थी। तो ऐसे कई सवाल हैं जो इस वक्त सवाल बने हुए हैं, लेकिन उनके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। अब हमको ये देखना होगा, इंतजार करना होगा कि जो जांच रिपोर्ट सौंपी गई है, जो समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है, उसके बाद में किस तरह का फैसला आता है। क्योंकि
ये मामला जो है अब एक के बाद एक इसमें नई नई परतें खुलती जा रही हैं। बिल्कुल, देखिए सवाल यहाँ पर ट्रस्ट पर ही उठ रहा है कि जिनको जिम्मेदारी दी गई वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा नहीं पाए या वो भी इस चोरी में संलिप्त हैं। ट्रस्ट पर अयोध्या में भी सवाल देखिए अभी भी बरकरार है। भले एसआईटी की जांच चल रही हो, एसआईटी ने क्लीन चिट दे दी हो ट्रस्ट को, लेकिन अभी आखिरी रिपोर्ट वहां पर भी सौंपनी बाकी है। क्या उसमें ट्रस्ट के लोगों के नाम सामने आएंगे नहीं आएंगे वो एक अलग की बात है, लेकिन यहां पर भी ट्रस्ट ने ट्रस्ट तोड़ा है। जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी क्यों नहीं निभाया। और सबसे बड़ी बात देखिए यहां पर कॉमन ये निकल कर आती है कि 10 से 15 हजार की एक नौकरी कह सकते हैं करने वाले लोग मंदिर में, उनके पास इतनी संपत्ति कैसे आई। बिल्कुल, देखिए क्योंकि देखिए बद्री केदारनाथ में जो चढ़ावा आता है वो श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से चढ़ाते हैं और ये जो चढ़ावा है ये काफी अच्छी संख्या में आता है। कोई यहाँ पर सोना चढ़ाता है, कोई यहाँ पर सोने का छत्र चढ़ाता है, कोई कलश चढ़ाता है, कोई अपनी पूरी संपत्ति यहाँ पर दान करता है, क्योंकि उसे यहाँ पर श्रद्धा है, भक्ति है, तो विश्वास है कि वो भगवान के चरणों में अपना दान देकर अपने जीवन को जो है वो भगवान के चरणों में अर्पित करके वैकुंठ जाएगा, क्योंकि इसे भू वैकुंठ कहा जाता है। लेकिन जब ट्रस्ट के लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, जो ट्रस्ट बनाया जाता है, जब वहां इस तरह की धांधली होती है तो लोगों का भरोसा टूटता है, और जब भरोसा टूटता है तो लोगों में सवाल खड़े होते हैं, और जब ये सवाल खड़े होते हैं तो सवाल पूछने की बातें सामने आती हैं, जिनसे बचने की जो स्थितियां होती हैं वो हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से बचा जा रहा है। तो अब सवाल यही उठ रहा है कि ट्रस्ट को आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जब यहाँ पर इतना चढ़ावा आ रहा था, तो ऐसी क्या मजबूरी रही कि ट्रस्ट ने अगर निजी सचिव को रखा था, अगर उसे लोगों की जरूरत थी तो उसके लिए वैकेंसी क्यों नहीं निकली। यहाँ पर उसने जो है यहाँ पर उन लोगों को रखा जो इसके लिए एलिजिबल थे, क्यों नहीं इसकी सूचना जो है अधिकारियों को दी गई, समिति क्यों नहीं गठित की गई जिसके द्वारा यहाँ पर चयन किया जाता, और अगर निजी सचिव रखा गया था तो उसके बारे में जानकारी क्यों नहीं दी, उसे क्यों नहीं मॉनिटर किया गया। क्योंकि जब प्रदीप नौटियाल के जो वीडियोज आए हैं सामने, जो सीसीटीवी फुटेज की बात हो रही है, जिन पर ये सवाल खड़े हुए थे, जिसके बाद ये मुद्दा उठा था, तो वहां पर वो एक नहीं कई बार जो है फोन के नीचे से जो है फोन में छुपा के वो नोटों के बंडल लेते हुए जाते हुए दिखाई दे रहे थे, जिस पर बात की गई तो पहले इस बात को मना कर दिया गया कि ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, अगर है तो उसे किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए वही सेम पैटर्न यहाँ पर भी है कि पहले इनकार किया गया कि कोई चोरी नहीं हुई, जब विपक्ष सवाल उठाने लगा तो धीरे धीरे परतें खोलने लगी। स्मिता, आपके पास फिर से हम लौटेंगे अपडेट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां सीएम धामी के आज कई कार्यक्रम है। साइंस सिटी परियोजना का निरीक्षण करेंगे, सुबह 11:30 बजे विज्ञान धाम में निरीक्षण करेंगे। विज्ञान सेतु परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे मुख्यमंत्री धामी। मुख्यमंत्री एसटीआईपी परिसंवाद में भी शामिल होंगे। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व रेल यात्रा को रवाना करेंगे। तो आज का तमाम सारे कार्यक्रमों में जो है वो मुख्यमंत्री शामिल होंगे। सीएम धामी के आज कई कार्यक्रम। साइंस सिटी परियोजना का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो ये बता दें कि सीएम धामी के आज कई कार्यक्रम हैं। सीएम अपने कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जहां साइंस सिटी परियोजना का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इसी के साथ साथ सुबह 11:30 बजे विज्ञान धाम में निरीक्षण करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां विज्ञान सेतु परियोजना का लोकार्पण भी करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री एसटीआईपी परिसंवाद में भी शामिल होंगे। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आज सोमनाथ यात्रा को भी रवाना करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व रेल यात्रा को भी रवाना करेंगे पुष्कर सिंह धामी। तो आज का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है मुख्यमंत्री का, उसकी जानकारी हमने आपको दी। साइंस सिटी पहुंचेंगे, विज्ञान भवन पहुंचेंगे, निरीक्षण करेंगे वहां पर, और यात्रा को रवाना भी करेंगे। सोमनाथ स्वाभिमान रेल यात्रा को रवाना करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो बता दें कि सीएम के इस दौरे को लेकर, कार्यक्रमों को लेकर के तैयारियां पहले से ही की जा चुकी हैं। 11:30 बजे से उनका ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा।
लखनऊ से आपको खबर देती जहां पूर्व एआरटीओ ललित कुमार पर ईडी का शिकंजा। ईडी दर्ज करेगी मनी लॉन्ड्रिंग का केस। विजिलेंस छापे में मिला था 1.62 करोड़ का कैश, 13 किलो सोना मिला था और 9 किलो चांदी और हीरे के गहने बरामद। ईडी संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई में जुटी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच की रफ्तार तेज। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, जहां 13 किलो सोना बरामद किया गया है। पूर्व एआरटीओ ललित कुमार पर ईडी का शिकंजा और इनके पास से इतनी बड़ी संपत्ति मिली है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। जहां विजिलेंस छापे में मिला था 1,62,00,000 रुपए कैश। पूर्व एआरटीओ ललित कुमार के घर पर ईडी का शिकंजा। ईडी दर्ज करेगी मनी लॉन्ड्रिंग का केस। करोड़ 62 लाख रुपए कैश, 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी और हीरे के गहने बरामद किए गए। ईडी संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई में जुटी हुई है। पूर्व एआरटीओ ललित कुमार पर ईडी का शिकंजा। ईडी दर्ज करेगी मनी लॉन्ड्रिंग का केस। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन जुड़ चुके हैं। रमन, क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्या कुछ बरामदगी हुई है, जानकारी दें। बिल्कुल, आपको बता दें कि जो कि पूर्व एआरटीओ ललित कुमार के घर पे जब छापेमारी हुई इंस्पेक्टर ने की तो चौंकाने वाले जो तस्वीर सामने आई, 13 किलो सोना वहाँ से बरामद हुआ, 9 किलो चांदी बरामद हुई, 1.5 करोड़ से ज्यादा की कीमत के गहने और ये 1.5 करोड़ के ही 10 से ज्यादा जो सोना और मतलब आभूषण थे वो बरामद हुए। ऐसे में इतना बड़ा मामला निकलने के बाद में अब इसकी जो नजर है ईडी की पड़ी है और अब ईडी ये मामला दर्ज करके स्पेशल जांच कर सकती है। तो जिस तरीके से इतने ज्यादा सोना चांदी और पैसा बरामद हुआ है तो ईडी को ये लग रहा है कि मामला जो है और बड़ा है। वो इसमें पूरा चैनल काम कर रहा था और अब सिर्फ ललित कुमार ही नहीं, ऐसा तमाम लोगों की भी जो है वो कलई खुल सकती है और उनका जो उन्होंने भ्रष्टाचार से जिस संपत्ति बनाई है वो भी दायरे में आ सकते हैं। बिल्कुल, ईडी दर्ज करेगी मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है। देखिए, अब बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में कैश की बरामदगी हुई है। तकरीबन 1,62,00,000 रुपए कैश मिला है। इनको लेकर क्या सूचना मिल पा रही थी कई दिनों से, जिसके बाद ये छापेमारी की कार्रवाई की गई? तो बरामदगी हुई थी, उसके बाद में मामला दर्ज किया था इनकी तरफ से, लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ी है और ईडी को भी जब इसका संज्ञान हुआ तो ईडी भी अब एक्शन लेने की पूरी तैयारी में है। आपको बता दें कि मामला दर्ज जिस तरीके से बरामदगी हुई इनके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ था और अब ईडी इस मामले में केस दर्ज करेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रमन मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, एक साथ 182 पीसीएस अधिकारियों का तबादला। कई जिलों के एसडीएम बदले गए। ट्रांसफर के तहत सौंपी गई नई जिम्मेदारियां। सुरभि शर्मा एसडीएम कानपुर देहात से उप जिलाधिकारी बागपत बनी। पुष्पेंद्र पटेल एसडीएम गाजीपुर से एसडीएम अंबेडकर नगर बने। शुभम यादव उप जिलाधिकारी उन्नाव से एसडीएम बुलंदशहर बने। प्रतिभा मिश्रा एसडीएम वाराणसी से एसडीएम कानपुर देहात बनी। गोपाल शर्मा एसडीएम मैनपुरी से उप जिलाधिकारी बरेली। मिथिलेश कुमार तिवारी एसडीएम रायबरेली से एसडीएम मैनपुरी। लवलीत कौर एसडीएम हाथरस से ओएसडी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी। पुष्प नाथ चौधरी एसडीएम अमरोहा से एसडीएम उन्नाव। देवेंद्र प्रताप सिंह यूपीडा से एसडीएम झांसी। प्रज्ञा पांडे एसडीएम हसनगंज से एसडीएम बाराबंकी। अजेंद्र सिंह कौशाम्बी से एसडीएम उन्नाव बने। तो एक साथ 182 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए और इस तबादलों से देखिए हड़कंप मच गया। अचानक से
इतनी बड़ी संख्या में पीसीएस अधिकारियों के तबादले एक साथ किए गए हैं। सभी को अलग अलग स्थानों पर भेजा गया है। बताया जा रहा है कि कई जिलाधिकारियों, कई प्रशासनिक अधिकारियों की शिकायतें मिल पा रही थी, जिसके बाद उन्हें स्थानांतरित किया गया। तो कई को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए तबादले किए गए। कई जिलों के एसडीएम बदले गए। ट्रांसफर के तहत सौंपी गई नई जिम्मेदारियां और सभी को अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल इसे कह सकते हैं। 182 पीसीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। कई जिलों के एसडीएम बदले गए हैं। आपको लगातार वो लिस्ट आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां ट्रांसफर के तहत सौंपी गई नई जिम्मेदारियां। सुरभि शर्मा एसडीएम कानपुर देहात से उप जिलाधिकारी बागपत बनी है। तो देखिए, कई को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, किसी को एक ग्रेड अप किया गया है। रायबरेली से आपको खबर देती जहां पीसीएस अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले। सचिन यादव को एसडीएम बरेली की जिम्मेदारी, मिथिलेश त्रिपाठी को एसडीएम मैनपुरी बनाया गया। वीर सिंह को और अंकित कुमार की रायबरेली में तैनाती की गई। प्रज्ञा पांडे को उन्नाव से बाराबंकी भेज दिया गया। अजेंद्र सिंह को कौशाम्बी से एसडीएम उन्नाव बनाया गया। तो देखिए, सभी के तबादले किए गए। 182 पीसीएस अधिकारियों के तबादले की जानकारी यहां पर मिल पा रही है। वीर सिंह और अंकित कुमार की रायबरेली में तैनाती। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां अजेंद्र सिंह को कौशाम्बी से एसडीएम उन्नाव बनाया गया है। तो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल इसे कह सकते हैं। पीसीएस अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं और सभी को नई जिम्मेदारियां थमाते हुए आगे भेजा गया है। जहां पीसीएस अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। सचिन यादव को एसडीएम रायबरेली की जिम्मेदारी दी गई है। 182 ऐसे पीसीएस अधिकारी हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया है नई जिम्मेदारियों के साथ, और तत्काल ज्वाइनिंग के निर्देश जारी किए गए हैं। तो अजेंद्र सिंह को कौशाम्बी से एसडीएम उन्नाव बनाया गया है। वहीं आपको बताते चले कि रायबरेली में पीसीएस अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। पूरे प्रदेश में 182 अधिकारियों के तबादले किए गए। सचिन यादव को एसडीएम बरेली की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। मिथिलेश त्रिपाठी को एसडीएम मैनपुरी बनाया गया है। वहीं कौशाम्बी में अवैध कब्जे पर प्रशासन की कार्रवाई। नूरपुर हाजीपुर गांव में चला प्रशासन का बुलडोजर। सरकारी जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। जेसीबी से ध्वस्त किए गए अवैध निर्माण। शिकायत के बाद तहसील प्रशासन ने कार्रवाई की। मौके पर जुटी ग्रामीणों की भारी भीड़। अधिकारियों की चेतावनी, सरकारी जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। तो जेसीबी से ध्वस्त किए गए अवैध कब्जे पर प्रशासन की कार्रवाई की गई। नूरपुर हाजीपुर गांव में चला प्रशासन का बुलडोजर। सरकारी जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। कौशाम्बी से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां ये सरकारी जमीन थी, जहां पर अतिक्रमण किया गया था। अवैध तरीके से जमीन को अधिकृत किया गया था। कई लोगों के चौतरे तोड़े गए हैं, यानी कि घर के आगे जिसका नक्शा पास है उससे अधिक जगह घेरने का यहाँ पर आरोप है। उन अवैध कब्जों को कब्जा मुक्त कराया गया है और सड़कों को चौड़ी करने का काम अब शुरू होगा। सरकारी जमीन है जिस पर अतिक्रमण किया गया था। तो जेसीबी से ध्वस्त किए गए अवैध कब्जे। शिकायत के बाद तहसील प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।